Next activity is activity 1.7. Now next activity is activity 1.7. Previous session में हमने activity 1.6 तक कर लिया था. अब समझते थे वो activity 1.7 है क्या. आपको कहा जा रहा है टेक एन आयरन ने, तो आपने एक आयरन ने ले ली. मान लेते हैं ये होगी आपकी आयरन. ठीक है, टेक एन आयरन है तो जिस तरह से ले लिया आपने. अ पीस ऑफ चौक, ये मान लेते हैं एक चौक का पीस है आपके पास. एंड अ रबर बैंड, और एक हो गया आपके पास. ट्राई ब्रेकिंग दम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग. आप इसको तोड़ने की कोशिश, चाहे इसको स्ट्रेच करके तोड़ो, चाहे कट करके तोड़ो, या हैमरिंग थोड़ा मार के. इन विच ऑफ द अबव थ्री सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स. जिसको तोड़ने में सबसे ज्यादा दिक्कत होगी उसके पार्टिकल्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, आप बोल सकते हो. जैसे भी आपने एक एक्टिविटी की थी ग्रुप वाली, तो जितना स्ट्रॉन्ग था उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल था. सबसे ज्यादा तोड़ने में दिक्कत किसको आई? आयरन ने. तो इसका मतलब यहाँ पर जो है पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है बहुत ज्यादा है. कितना है? बहुत ज्यादा है. सबसे इजीली कौन ब्रेक हो जाएगा? चौक. सिंपल सी बात है. तो जो जितनी इजीली ब्रेक हो रहा है इसका मतलब उसमें पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही क्या है? वीक है. तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या करना, क्या सकता हूँ? पार्टिकल्स के बीच में जो सबसे ज्यादा जो ग्रेटर फोर्स रहेगा वो रहेगा आयरन नेल में, नंबर वन. फिर दूसरे नंबर पर आ गया रबर बैंड, और सबसे कम फोर्स रहेगा वो चौक में. समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है. फिर आती है नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 1.8. एक्टिविटी 1.8 में क्या कहा जा रहा है? टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर. भैया जैसे कि आपने कंटेनर ले, जैसे कि मान लो ये कुछ इस तरह से आपका एक कंटेनर, राइट. इसमें आपने एक पानी, इसमें आपने क्या ले लिया? वाटर ले. ये वाटर, ये इसमें क्या है? आपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट करके देखो, जैसे कोई बकेट वगैरह है, तो अगर हम ऐसे लाइन मारेंगे तो लाइन लग जाती है ना. पानी से भरी कोई बकेट है, उसमें हाथ डालोगे तो हाथ पूरा जाएगा आपका. लाइन ऐसे मारोगे तो लाइन ऐसे पूरी जाती है. कटिंग तो हो जाती है. लेकिन क्या पानी को कट करने के बाद पानी अलग हो जाता है? दोबारा जुड़ जाता है. तो यही चीज आपको यहाँ पे बोली जा रही है. टेक सम वाटर इन अ कंटेनर. ठीक है, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ द वाटर विद योर फिंगर. तो आप जब फिंगर से उसको कट करोगे वो कट हो जाएगा. वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर? यस. इसका आंसर तो यस है. यस वी विल. व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर. लेकिन कट करने के बाद वो दोबारा जुड़ जाता है. इसका मतलब क्या? कि पार्टिकल्स के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. कुछ कट होने के बाद दोबारा तो जुड़ जाता है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल्स. समझ में आ गया? तो 1.6 हमने एक्टिविटी जो प्रीवियस क्लास में की थी, कौन सी एक्टिविटी की थी? 1.6 वो भी दिखा देता हूँ. ये ग्रुप वाली होल्डिंग हैंड टुगेदर, ये वाली की थी. 1.7 अभी आपने आयरन नेल वाली की, और 1.8 आपने ये वाटर वाली. तो आपको क्या कहा जा रहा है? अबव थ्री एक्टिविटी, ये जो अबव थ्री एक्टिविटी है, above three activity 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that particles of matter have force acting between them. ये क्या suggest करते हैं कि particles of matter के बीच में क्या होता है? force होता है. Particles of matter have force acting between them and this force keeps the particles together. इस force की वजह से particles क्या है? जुड़े हुए रहते. And the strength of this force of attraction vary from one kind of matter to another. अब strength का मतलब क्या है? भाई there are three types of matter. One is solid, then liquid, and then gas. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं. लिक्विड में हम बात करते हैं तो कंपेयर टू सॉलिड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है. पार्टिकल्स के बीच में गैप, पार्टिकल्स के बीच में इस तरह से क्या होता है? गैप. और गैस में तो बहुत ही कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर. इतना इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, उतना ही गैप ज्यादा होता जा रहा है. उतना ही गैप क्या होता जा रहा है? ज्यादा होता जा रहा है. यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चले आगे. ठीक है जी. के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर. इसका नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आता है आपका? स्टेट्स ऑफ मैटर. जैसे कि मैंने आपको कहा कितनी तरह के स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं? थ्री. सॉलिड, लिक्विड और गैस. ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है? ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू. अपने आसपास डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर आप देखो. व्हाट आर ये डिफरेंट स्टेट. तो अगर आप मैटर को देखोगे अपने आसपास तो आप देखोगे मैटर आपको तीन स्टेट्स में दिखाई. कोई मैटर हो सकता है आपको आप देखोगे तो वो होगा सॉलिड,
कोई मैटर क्या होगा लिक्विड और कोई क्या होगा गैस। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड these states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter। अब क्या कहा जा रहा है कि भैया किसी मैटर को हम सॉलिड कह रहे हैं, कोई लिक्विड है, कोई गैस है, क्यों है? बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब वो कैसे होती है वेरिएशन और क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम समझते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए हम करेंगे एक्टिविटी 1.9। इससे हमें ये पता चलेगा कि जो सॉलिड स्टेट्स होते हैं, जो सॉलिड होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, तो देखो इसके लिए आपने क्या किया, एक्टिविटी 1.9, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल, अ पेन, अ बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। आपने क्या लिया, एक पेन लिया, क्या लिया आपने, एक पेन। मैं यहाँ पर सॉर्ट ऑफ एक पेन बना देता हूँ, मान लेते हैं ये एक पेन है, दिस इज पेन, दिस इज पेन। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहा गया है, अब बुक, अब बुक मान लेते हैं ये आपकी एक, दिस इज अ, ये क्या होगी बुक, और निडल, पतली सी एक ये निडल होगी, ये क्या होगी, सीजर निडल, एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक, और एक आपने इस तरह से पीस ऑफ वुडन स्टिक ले लिया, तो ये मान लेते हैं ये एक स्टिक, ये क्या है स्टिक। फिर हो गया ये क्या है पेन, ये क्या है बुक, ये क्या है निडल, एंड फॉर निडल, और ये क्या हो गई आपकी एक वुडन स्टिक, ये क्या होगी वुडन स्टिक। क्लियर हो गया। स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल इन योर नोट। अब इनको लेके, जैसे कि मान लो आपने एक बुक रखी है, जैसे कि मैंने एक बुक रखी है, तो बुक को लेके आप इस तरह से इसकी शेप ऐसे बना दोगे ना अपनी नोटबुक। पेंसिल को लेके मैं ऐसे ऐसे पेंसिल की शेप बना दूंगा। निडल को लेके मैं ऐसी निडल की शेप बना दूंगा, और वुडन इसको लेके मैं इसकी शेप बना दूंगा कि भैया ये कुछ ऐसा, ये ऐसे आपने नोटबुक पे बना दिया। ठीक है जी। डू ऑल दिस हैव अ डेफिनेट शेप, बिल्कुल पेन की शेप ऐसी रहेगी, ये भी डेफिनेट है, बुक की शेप भी ऐसी रहती है, निडल की शेप भी ऐसी रहेगी, ये वुडन की शेप। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई, अगर मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करता हूँ कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड जो होता है यहां से समझ में आ गया हमें कि उसकी शेप कैसी होती है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनकी शेप कैसी होती है, यानी कि जो सॉलिड मैटर होता है उसकी शेप कैसी होती है, डेफिनेट शेप। एक प्रॉपर्टी तो हमें ये मिली, इनकी शेप फिक्स, की शेप क्या होती है, फिक्स होती है। फिर क्या है, क्या आप कह सकते हो इनकी बाउंड्री डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल। जब आपने बुक बनाई है, जब आप ये बुक बनाओगे तो देख पा रहे हो ना, ये इसकी बाउंड्री है, ये इसकी क्या है बाउंड्री। अब क्या सकते हो, ये इसकी लेंथ है, ये क्या है लेंथ, ये क्या है इसकी ब्रेड, तो है ना डिस्टिंक्ट बाउंड्री, अलग कर पा रहा हूँ कि ये चौड़ाई है लंबाई है, इस तरह से आप देख पा रहे हो। तो यस, तो दूसरी प्रॉपर्टी यहां से क्या समझ में आ रही है कि जो सॉलिड होते हैं उनकी क्या होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज solids are having distinct boundaries, solids are having distinct boundaries। इस सॉलिड की क्या होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, सॉलिड की क्या होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री। तीसरी बात, वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा, सॉलिड का वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स। तो थर्ड प्रॉपर्टी ये हो गई, सॉलिड जो होते हैं उनका वॉल्यूम कैसा होता है, फिक्स होता है। सॉलिड का जो होता है वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। तो तीन प्रॉपर्टीज तो आपको सॉलिड की ये समझ में आ गई। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, भाई जैसे कि ये एक रिमोट है, प्रोजेक्टर का रिमोट है आपका, तो ये इसकी बाउंड्री दिख रही है ना। ऐसे आप इस टेबल को दे, ये इसकी बाउंड्री है, फोन को दे दो, ये इसकी बाउंड्री है। तो सॉलिड जो होता है उनकी अलग अलग बाउंड्री, मैं देख पा रहा हूँ कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग अलग बाउंड्री। समझ पा रहे हो इस चीज को। तो सॉलिड में बाउंड्रीज क्या होती है, डिस्टिंक्ट होती है। फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब जितना स्पेस ऑक्यूपाई करना, वॉल्यूम का मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करना। भैया ये पेन एक, ये फोन जो है सॉलिड है ना सॉलिड, तो ये जितनी जगह घेर रहा है वो फिक्स है। आज इतनी घेर रहा है, कल तो ऐसा नहीं, कल बड़ा हो जाएगा या परसों छोटा हो जाएगा, फिक्स रहेगा। इसका मतलब वॉल्यूम भी सॉलिड का क्या होता है, फिक्स है। अब आपको कहा जा रहा है व्हाट हैपन इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप। कुछ नहीं होगा, टूट सकता है वो एक अलग चीज है, मैं उसको खींचूंगा, शेप थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। मैं बुक के ऊपर हैमर मारूंगा तो बुक क्या पतली हो जाएगी, नहीं, नहीं होगा ना। ड्रॉप, ऊपर से नीचे फेंक दोगे पेन को, अगर मैं ऐसे फेंक दूं इसको, जैसे कि मैंने ये पकड़ा और इसको ड्रॉप कर दिया, तो क्या ये चेंज हो गया,
शेप चेंज होगी नहीं ना, कुछ नहीं होगा। आर दिस कैपेबल और डिफ्यूजन इनटू ईच अदर, क्या ये एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे? जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक बहुत बड़ा सा एक बर्तन ले लिया, वेसल ले लिया, ये ले लिया, और इस वेसल्स पे मैंने क्या किया, एक मैंने इस पे रखी बुक, क्या रखी, ये बुक, ये क्या है, एक मैंने इसमें डाल दिया आपका पेन, एक मैंने इसमें डाल दी वुडन स्टिक, और एक डाल दी इसमें निडल। क्या ये आपस में मिक्स हो जाएंगे? थोड़ी देर के बाद देखूंगा तो क्या पता नहीं चलेगा कौन से, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। तो क्या ये एक दूसरे का डिफ्यूज होंगे? डिफ्यूज का मतलब क्या पता था, इंटरमिक्स हो। क्या ये मिक्स हो जाएंगे? नहीं। यानी कि सॉलिड जो पार्टिकल्स है, आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजन इन ईच अदर? नो। अच्छा कंप्रेस, अगर मैं बुक को दबाऊं, या जैसे कि मैं इस फोन को दबाऊं, तो क्या ये दब रहा है? नहीं दबेगा, नहीं दबेगा ना। तो क्या हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं। तो यहां से ये भी समझ में आ रहा है आपको, अगर मैं डिफ्यूजन की बात करता हूं तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हो गई आपकी, फोर्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, कि जो डिफ्यूजन होता है, अगर मैं डिफ्यूजन की बात, क्या वो सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं आपके, अगर वो डिफ्यूजन की बात करो तो लीस्ट होता है। क्या होता है? लीस्ट होता है कंपेयर टू लिक्विड और गैस। क्यों, वो अभी बताऊंगा आपको। एक सॉलिड से सॉलिड की पार्टिकल्स के बीच स्पेस ही है, तो इंटरमिक्सिंग कहां से हो? कंप्रेसिंग की बात करो, क्या है कंप्रेसर होते, कंप्रेस होते हैं? नहीं होते। तो क्या कहोगे, सॉलिड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड क्या होते हैं आपके, इनकम्प्रेसिबल। तो इस एक्टिविटी से ये प्रॉपर्टीज मुझे सॉलिड की मिल गई। सॉलिड कैसे होता है, इनकम्प्रेसिबल। पहला पॉइंट क्या, कि सॉलिड की क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है। दूसरा, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है। तीसरा, फिक्स वॉल्यूम होता है। फोर्थ, डिफ्यूजन भी होता है, तो क्या होता है, लीस्ट, नेग्लिजिबल मान के चलो। और इनकम्प्रेसिबल, को आप प्रेस नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? देखो यही कहा जा रहा है आपको आगे, all the above are examples of solid. We can observe that all these have a definite shape. तो जो कंक्लूजन निकला इस एक्टिविटी के बाद, क्या, कि डेफिनेट शेप होती है सॉलिड की, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है, और कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, यानी कि ना के बराबर, इनकम्प्रेसिबल। समझ आ रहा है? तो चार मेन प्रॉपर्टी जो है आपको इस एक्टिविटी से, जो विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्टिविटी जो बुक में आपको मेंशन की गई है, वो आपको समझ में आ जानी चाहिए। पहली मेन प्रॉपर्टी क्या, कि क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है, ये तो एग्री करते हो। दूसरी क्या है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है। तीसरा, फिक्स वॉल्यूम होता है। फोर्थ, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। ये समझ में आ गया आपको, क्लियर आता, ठीक है। फिर सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड। सॉलिड में टेंडेंसी होती है अपनी शेप को मेंटेन करने। भाई एज इट इज ही रहेगा ना, जैसे मैंने फोन का एग्जांपल दिया, एज इट इज ही रहेगा आपका। मैं अगर इसका माउस का एग्जांपल दूं, ये भी आपका एज इट इज रहेगा। समझ पा रहे हो इस चीज को, ये भी आपका क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है। अगर मैं आपको इस कप का एग्जांपल दूं, तो ये भी एज इट इज रहेगा। क्या ये चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है। तो सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स, बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। बस यही से एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि रिजिड का मतलब क्या। रिजिड का मतलब, सॉलिड को रिजिड क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज सॉलिड की चेंज शेप जो है वो चेंज नहीं होती। तो रिजिड उसी को कहा जाता है जिसकी शेप जो है डू नॉट चेंज शेप, जिसमें जो शेप है वो चेंज नहीं होती। तो सॉलिड जो भी मैटर्स होते हैं उनकी शेप चेंज नहीं होती है, डू नॉट चेंज, की शेप चेंज नहीं होती। तो रिजिड का मतलब कि उनकी शेप फिक्स रहती। क्लियर हो गया? अच्छा आगे चलते हैं, अब क्या कहा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट शेप और ऑन स्ट्रेचिंग? बिल्कुल। अगर मैं रबर बैंड की बात करता हूं तो वो स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन क्या उसकी शेप चेंज हो जाती है? नहीं। वो स्ट्रेच हो जाएगा लेकिन उसकी शेप चेंज नहीं, नहीं होती ना। व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार, प्लीज टेक द शेप ऑफ द जार। स्ट्रेच तो हो जाएगा लेकिन जब छोड़ दोगे तो उसी शेप में आ जाएगा। अच्छा पहले इस पॉइंट को क्लियर कर देता हूँ, ऐसा क्यों हुआ। जैसे कि रबर बैंड में देखो होता क्या है, अब क्वेश्चन ये बता, सर स्ट्रेच भी क्यों हो गया, आ रहा है ना दिमाग में, स्ट्रेच क्यों हो गया। रबर बैंड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे ऐसे, रबर बैंड में जो पार्टिकल्स होते हैं, थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करता हूँ।
रबर बैंड स्ट्रेच क्यों होता है? देखो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे, ये ऐसे होते हैं, समझ पा रहे हो, ये ऐसे। हाँ, तो लेकिन जुड़े हुए होते हैं। अगर मैं इसको और ज्यादा उस पर आपको लेके जाऊं तो ऐसे से, वो ये रबर बैंड है, ठीक है। तो ये इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, 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 ये ऐसे। यानी कि ये पार्टिकल इससे जुड़ा हुआ है फोर्स के साथ, ये एक इससे जुड़ा हुआ है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये इस तरह से होता है, फिर ये चेन ऐसे आती है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये इस तरह से जुड़े हुए, समझ पा रहे हो? ये इस तरह से आपके जुड़े हुए। आपने इसको स्ट्रेच किया, आपने इसको क्या किया, स्ट्रेच किया। जैसे आपने इसको स्ट्रेच किया तो ये ऐसे होगी, यानी कि जितने भी ये पार्टिकल्स हैं आपके, ये एक लाइन में आ गए। जैसे आपने स्ट्रेच किया तो जितने भी ये पार्टिकल्स हैं आपके, ये आपके कुछ ऐसे आ, मतलब कि ये जो पार्टिकल है सारे एक धागे की तरह सीधे होते हैं, जैसे थ्रेड होता है ना, जैसे एक धागा है, मान धागा ऐसे है, आपने उसको सीधा खींचा, ये तो सीधा हो जाएगा। बस ये भी सारे पार्टिकल्स ऐसे हो गए, इसीलिए जो रबर बैंड है आपका स्ट्रेच हो जाएगा। अच्छा, और खींचोगे तो इनके बीच का ये फोर्स टूट जाएगा, तो टूट जाएगा, टूट जाता है ना, बहुत ज्यादा खींचोगे तो टूट भी जाता है। इसीलिए होता है कि जब ये इस पोजीशन पे आने के बाद भी अगर आप खींचते हो उसको, फिर वो टूट जाए, तो किससे या तो स्ट्रेच हो नहीं सकता। स्ट्रेच क्यों हुआ वो समझ पा रहे हो? स्ट्रेच क्यों हुआ ये समझ में आ गया आपको, क्लियर है आता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ जी, रबर बैंड स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है, फिर जब उसको छोड़ते हैं तो दोबारा वो ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। तो शेप तो चेंज नहीं हुई, तो मैं बोल सकता हूँ सॉलिड तो है ये। अच्छा, आगे समझो क्या है। व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? अगर शुगर और सॉल्ट की आप बात करो, व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार, प्लीज टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड? भाई सॉलिड की तो शेप फिक्स रहती है, हम ये कह रहे हैं। अब आपको ये कहा जा रहा है कि जैसे कि मान लो कि से ये एक छोटा सा बर्तन है, ठीक है, और इसमें आपने छोटे छोटे चीनी के दाने डाल, जब इसको पूरे आप चीनी के दाने ऐसे डाल दोगे इसमें, तो वो आपको उस बर्तन की शेप नहीं लगेगी। कप में डालोगे, जैसे छोटा सा कप है, ठीक है, या कोई ऐसा छोटा सा वो है, अब इसमें मैं अगर चीनी के दाने डाल दूंगा तो इसी की शेप के लगेंगे ना वो आप। अब वो कह रहा है कि फिर बताओ क्या ये शुगर और सॉल्ट जो होता है वो सॉलिड है? भैया देखो, आप मेरी बात सुनो। अगर आप अकेले दाने की बात करो, एक दाने, एक क्रिस्टल की, शुगर क्या होता है, क्रिस्टल। शुगर और सॉल्ट की अगर आप एक पार्टिकल की बात करो, एक क्रिस्टल की बात करो, तो ये जो होता है इसकी फिक्स शेप है, इसकी फिक्स बाउंड्री भी है। तो अगर आप एक क्रिस्टल की बात करोगे, भैया है क्या, देखो आपने क्या किया, ये क्रिस्टल और एक क्रिस्टल ये अलग अलग दाने हैं, आपने इनको एक जगह इकट्ठा करके रखा, लेकिन बात आप एक को लेके करोगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया ये सॉलिड ही है। क्यों? क्योंकि इसकी एक फिक्स शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट वॉल्यूम है, तो ये किसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, सॉलिड की। तो सॉलिड है ये, तो आप एक साथ, क्योंकि छोटे छोटे दाने होते हैं तो आपने इकट्ठा कर करके रख दिया, तो आप उसके उस पे आप सिंगल पे जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सारी प्रॉपर्टी जो है सॉलिड की सेटिस्फाई करता है, और ये जो है आपका, ये सॉलिड ही है। अब अगर एक दाना मैं उठाता हूँ शुगर का या सॉल्ट का, तो वो क्या है, उसकी फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है, और ना डिस्टिंक्ट बाउंड्री है, तो ये क्या है, ये सॉलिड है। ये जब इकट्ठा करके रखते हो तो वो ऐसा लगता है, उसकी उसकी शेप नहीं लिया आपने, क्या किया भाई, छोटे छोटे दाने आपने इकट्ठा करके एक जगह पे रख दिया। एक दाने को लेके बात करोगे तो समझ में आएगा कि सॉलिड। समझ में आ गया? तो सेकंड वाले के केस में मैं कह सकता हूँ कि शुगर और सॉल्ट भी क्या होते हैं, सॉलिड। व्हाट अबाउट अ स्पंज? इज इट अ सॉलिड येट बी एबल टू कंप्रेस इट? अभी हमने कहा कि सॉलिड को तो हम कंप्रेस कर नहीं सकते, लेकिन स्पंज तो कंप्रेस हो जाता है। अब क्या इसको सॉलिड कहोगे? तो पहले थोड़ी सा इस चीज को समझो। स्पंज को जब आप कंप्रेस करते हो, स्पंज को क्या करते हो आप, कंप्रेस करते हो,
देखो ये होता है स्पंज, ये होता है स्पंज। स्पंज में क्या होता है, छोटे छोटे से होल्स होते हैं, ये देखो, ये देख पा रहे हो। और इस पर क्या होती है, हवा भरी हुई होती है। तो बस ये जो होल्स होते हैं इसमें जो हवा भरी हुई है, जब आप दबाते हो तो वो गैस कंप्रेस होती है, स्पंज नहीं कंप्रेस होता। इन होल्स में क्या होती है, एयर होती है। होल्स में क्या होती है, एयर होती है। छोटे छोटे देख पा रहे हो ना, ये छोटे छोटे से जो छेद है, एयर होती है। हवा भरी हुई होती है, एयर होती है, गैस, गैस में कंप्रेसिबल होती है। तो एक्चुअल में गैस कंप्रेस होती है, सॉलिड नहीं कंप्रेस होती। वो उसमें जो छेद है, यहाँ पर जो एयर फिल हो जाती है, इसमें जो एयर भर जाती है वो कंप्रेस हो जाती है। इसकी भी डेफिनेट शेप होती है स्पंज की, जिससे बाउंड्रीज भी रहती है। तो इसका मतलब ये भी सॉलिड ही है, क्योंकि कंप्रेस सॉलिड नहीं हुआ, इसमें जो एयर है वो कंप्रेस हुआ। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रबर बैंड भी क्या है, सॉलिड। शुगर और सॉल्ट भी क्या है, सॉलिड। और स्पंज भी आपका क्या है, सॉलिड ही है। स्पंज भी आपका क्या है, सॉलिड है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया ऑल द अबव आर सॉलिड, का रबर बैंड है तो भैया अपनी शेप चेंज कर दी अंडर फोर्स एंड रिगेन द सेम शेप। तो जब वो सेम शेप में दोबारा आ गया, तो इसका मतलब उसकी शेप चेंज कहाँ हुई है, नहीं हुई ना, इसका मतलब सॉलिड है। व्हेन व्हेन द फोर्स इज रिमूव, जब आपने उसको स्ट्रेच किया रबर बैंड को, फोर्स को छोड़ दिया, तो वो क्या बन गया, दोबारा उसी शेप में आ गया ना। तो इसकी शेप तो चेंज हुई नहीं, मैं क्या सकता हूँ। और ज्यादा एक्सेसिव फोर्स लगाओगे तो मैंने कहा था कि ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि जो वो फाइनली जब वो आ गया उससे आगे तो होगा नहीं। अच्छा दूसरी बात, शेप ऑफ विच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल, वो भी फिक्स रहती है। मैंने कहा इंडिविजुअल में देख, अब हम सबको एक साथ देखें, बात एक ही की जाती है। जब आप इंडिविजुअली देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि इनकी शेप क्या होती है, फिक्स होती है। चाहे आप इसको अपने हाथ में लो, चाहे किसी प्लेट में लो या चाट में, इसका मतलब शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल भी क्या है, सॉलिड। फिर स्पंज हैज माइन्यूट होल्स, स्पंज जो आपने कहा कि कंप्रेस हो गया, स्पंज नहीं हुआ, उसमें जो छोटे छोटे ये छेद हैं, होल्स हैं, उसमें हवा भरी, इन विच एयर इज ट्रैप्ड व्हेन वी प्रेस इट। तो जब आपने उसको प्रेस किया तो वो एयर उसमें से निकले, तो एक्चुअल में एयर कंप्रेस हुई है एंड वी आर एबल टू कंप्रेस। सॉलिड कंप्रेस नहीं हुआ है, तो इसका मतलब स्पंज जो है वो भी आपका क्या है, सॉलिड। तो यहां से आपको एक सॉलिड के प्रॉपर्टीज समझ में आ गए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, की फिक्स शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ये क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। अब इसी तरह से अब हम समझते हैं लिक्विड स्टेट। तो अगर मैं लिक्विड स्टेट की बात करता हूँ, इसके लिए एक्टिविटी आती है 1.1। आपको कहा था कलेक्ट द फॉलो, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक, इन सबको आप कलेक्ट, ठीक है। फिर एक कंटेनर ले लो डिफरेंट शेप, जैसे कि मान लो एक कंटेनर आपने ऐसा ले लिया, ठीक है। एक कंटेनर मान लो आपने इस शेप का ले लिया, इस शेप का कंटेनर है आपका। एक कंटेनर जो है आपका इस शेप का है, एक कंटेनर मान लो आपका इस शेप का है। मान लो कंटेनर की शेप कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और सभी में आपने 50 ml मार्क कर, क्या मार्क कर दिया, 50 ml। सब में आपने क्या मार्क कर दिया, 50 ml, ठीक है। 50 ml के हिसाब से मैं कैसे ले लेता हूँ, सिलेंड्रिकल शेप ले लेता हूँ। सिलेंड्रिकल शेप ले लेता हूँ, एक बकेट की शेप ले लेता हूँ, एक बड़ा जार ले लेता हूँ, छोटा जार ले लेता हूँ। इसमें भी आपने 50 ml मार्क कर दिया, और इसमें भी आपने 50 ml मार्क, ठीक है, यूजिंग अ मेजरिंग स्टैंडर्ड फ्रॉम द लैबोरेटरी। अच्छा जी, फिर क्या कहा जा रहा है आपको, फिर कहा जा रहा है व्हाट हैपन इफ these liquids are split on the floor, measure 50 ml of any one liquid and transfer it into another different container one by one। अब आपको ये कहा जा रहा है कि पहले तो आप क्या करो, जितने भी लिक्विड है, जैसे मान लो वाटर ले लिया, एयर ड्रॉप्स लो, उसको फर्श में डालो, ड्रॉप को, वो कैसे फैलता है वो देखो। कुकिंग ऑयल वो देखो कैसे वो फैल रहा है, मिल्क को देखो वो कैसे फैलता है, जूस को देखो वो कैसे फैलता है। फिर क्या करो, जैसे इसमें आपने मान लो लिक्विड मिल्क ले लिया, फिर क्या ले लिया, मिल्क। तो जब इसमें लोगे वो इसी की शेप का दिखाई देगा आप, जब आप इसमें लोगे तो इसी की शेप का दिखाई देगा। फिर जब आप यहां से इसको उठाओगे, जैसे आपने इसको यहां से उठाया, ये वाले को उठा के आपने यहाँ पे रखा, तो आप एग्री करते हो ना, जो इसमें ये लिक्विड होगा वो सारा इसमें ऐसे आ जाएगा, वो सारा इसमें ऐसे आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि लिक्विड जो है उसके पार्टिकल रिजिड नहीं होते। सॉलिड के लिए हमने कहा था रिजिड होते,
के बीच में, इसमें क्या होता है कि अगर आप देखो तो पार्टिकल्स है, जैसे सॉलिड में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। लिक्विड में ऐसा नहीं है। पार्टिकल्स पे जैसे आपने उसको ऐसे किया, पार्टिकल्स क्या हो गए, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ब्रेक हो गया, तो धीरे धीरे वो पार्टिकल्स फ्लो करते हुए, लिक्विड तो फ्लो, लिक्विड के पार्टिकल्स को ऐसे करोगे फ्लो थोड़ी ना करेंगे, वो ऐसे ऐसे थोड़ी ना गिरेंगे ऐसे। यहाँ पार्टिकल्स पार्टिकल्स ऐसे गिर रहे हैं ना, इसका मतलब लिक्विड जो है वो फ्लो करता है, ऐसे गैसियस पार्टिकल भी फ्लो। इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, फ्लूइडिटी। क्या यूज करते हैं, फ्लूइडिटी। यानी कि लिक्विड और गैसियस पार्टिकल्स पे फ्लूइडिटी होती है, सॉलिड में नहीं होती। क्योंकि पार्टिकल्स में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो पूरा का पूरा ऐसे ही गिर जाए। पानी तो पूरा एक ड्रॉप गिरता है ना पानी, ऐसे गैसियस पार्टिकल्स में क्यों। तो इन शॉर्ट जो ये एक्टिविटी आपको दिखाई गई है, इसमें अगर आप समझे इस चीज को, तो क्या लिक्विड की कोई फिक्स शेप है, नहीं। जिस, जैसे मैंने कहा, अगर आप इसमें डालोगे तो आपको इसी की शेप का दिखाई देगा, अगर आप इसमें डालोगे तो आपको इसकी शेप का दिखाई देगा, छोटे में छोटा बड़े में बड़ी शेप का दिखाई देगा। तो भैया पहली चीज तो ये कि उसकी फिक्स शेप नहीं है। तो जब आपने उसको पोर किया, यानी कि एक कंटेनर से दूसरे में डाला, तो वो इजिली फ्लो भी करता है। इसका मतलब वो फ्लो भी करता है, लिक्विड, सॉलिड तो फ्लो नहीं करते। तो आगे क्या कहा जा रहा है आपको, तो यहाँ से हमें क्या प्रॉपर्टी समझ में आती है, वी ऑब्जर्व द लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप। पहली प्रॉपर्टी है कि लिक्विड्स की फिक्स शेप नहीं होती, बट हैव अ फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, जैसे कि आपने कंटेनर में लिया 50 ml, तो 50 ml ही है, तो आप मेजर कर सकते हो, वॉल्यूम फिक्स। लेकिन जिस कंटेनर में डालोगे उसी की शेप ले ले, जिस कंटेनर में डालोगे उसी की शेप। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर, क्या, लिक्विड फ्लो करता है और अपनी शेप को क्या करता है, चेंज। इसका मतलब लिक्विड कैसा होता है, फ्लूइड होता है। लिक्विड कैसा होता है, फ्लूइड। तीसरी चीज जो आपको समझ में आ गई वो क्या, कि लिक्विड क्या होता है, फ्लूइड। समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर आप एक्टिविटी 1.4 और 1.5 को, एक्टिविटी 1.4 और 1.5, देखो 1.4 एक्टिविटी जो थी वो ये वाली, हमने क्या किया था, दो ग्लास लिए थे या बीकर लिए थे, पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू रेडिंग। तो आपने क्या किया था, जैसे कि एक बीकर लिया था, उसमें आपने पानी लिया, और मानो इसमें आपने क्या किया था, एक ड्रॉप ऑफ रेडिंग को डाला, धीरे धीरे वो रेडिंग पूरे उसमें इंटरमिक्स हो गई थी। तो इसका क्या मतलब है, इंटरमिक्सिंग में पार्टिकल हो रहा है, प्रॉपरली हो रहा है। तो लिक्विड में जो डिफ्यूजन का रेट है वो हाई कंपेयर टू सॉलिड। मैंने कहा ना सॉलिड में तो ना के बराबर, क्योंकि भैया यहाँ पे लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। तो जैसे आपने इंक को डाला, जैसे अगर मान लो आप इंक को डालोगे तो वो फटाफट इनके बीच में क्या होगी, मिक्स हो जाए, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जगह है। तो ये जो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ऐसे 1.5 जो एक्टिविटी की थी उसमें भी यही हुआ था। उसमें क्या होता है, ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका कलर कैसा होता है, डार्क पर्पल होता है। जब आपने उसको ग्लास में डाला, आप देखो आपने जो डाला वो तो सॉलिड है, और डाला किसमें था, लिक्विड में। तो लेकिन लिक्विड में तो स्पेस होता है ना, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो इसके बीच में चले, सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो इसके बीच में क्या हो गए, मिक्स हो। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करोगे किस में जल्दी होगा, लिक्विड टू लिक्विड अगर आप करोगे तो डिफ्यूजन ज्यादा जल्दी होता है, ठीक है। क्योंकि लिक्विड पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंपेयर टू सॉलिड वो ज्यादा होती है। समझ में आ गया। और सॉलिड टू अगर लिक्विड आप देखोगे तो डिफ्यूजन जो कंपेयर टू दिस वो कम रेट पर हो, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी लिक्विड पार्टिकल से कम है। तो यहाँ पे भी लिक्विड, यहाँ पे भी लिक्विड, तो डिफ्यूजन जल्दी हो जाएगा, फटाफट मिक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सॉलिड और यहाँ पे लिक्विड, ये जो होगा टाइम लगेगा, इसमें क्या लगेगा आपको, टाइम लगेगा। तो डिफ्यूजन का रेट फिर से बताओ, सॉलिड टू लिक्विड ज्यादा होता है या लिक्विड टू लिक्विड ज्यादा होता है, लिक्विड टू लिक्विड ज्यादा होता है। इसमें ज्यादा होता है लिक्विड टू लिक्विड। ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है। क्या कहा जा रहा है आपको, refer to activities 1.4 and 1.5 where we saw that solid and liquid can diffuse into liquid. The gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. अच्छा ये समझो क्या कहा जा रहा है, होता क्या है, आप इसको ऐसे समझो कि देखो, जैसे कि मान लो ये एक नदी है,
ये क्या है, ठीक है। और ये क्या है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ऑक्सीजन भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। गैस जो होती है वो लिक्विड में और जल्दी डिफ्यूज होती है, क्योंकि गैसियस पार्टिकल्स की और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो ऑक्सीजन भी वाटर में क्या हो जाती है, डिफ्यूज, और कार्बन डाइऑक्साइड भी वाटर में क्या हो जाती है, डिफ्यूज। इसका मतलब पानी में ऑक्सीजन आ गया। और पानी में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या कहते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो फिर ऐसे क्या मिल रहा है, समझ पा रहे हो, उनके लिए क्या हो जाता है, उनको फिर ऑक्सीजन का इंटेक ज्यादा। यानी कहने का मतलब ये आपको ये कहा जा रहा है यहाँ पे, द गैसेज फ्रॉम द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर में जो गैसेज होती है वो डिफ्यूज हो जाती है, इंटरमिक्स हो जाती है इसमें, और वाटर में क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। दीज गैसेज, स्पेशली कौन सी गैस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मैं इन्हीं की बात कर रहा था। ये जरूरी होती है जो पानी में एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट होते हैं उनके सर्वाइवल के लिए, कि उनको भी क्या चाहिए, CO2 और ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ऐसे उनको भी क्या मिलता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, देखो आपको, ऑल लिविंग क्रिएचर, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, नीड टू ब्रीथ, सभी को सर्वाइवल के लिए सांस लेना होता है। एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर, लेकिन एक्वेटिक एनिमल्स तो वही जो पानी में रहते हैं, वो पानी में ही सांस लेते हैं, पानी में उनको ऑक्सीजन चाहिए। वो कैसे मिलती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, वो जो सांस ले पाते हैं पानी में, कैसे ले पाते हैं, जो ऑक्सीजन पानी में डिजोल्व हो जाता है। कैसे डिजोल्व हुई, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये तीनों के तीनों लिक्विड में डिफ्यूज हो जाते हैं। जैसे क्रिस्टल डिफ्यूज हो गया। अब देखो तीन चीजें हैं, सॉलिड इसमें डिफ्यूज होगा, हो जाता है लिक्विड में, हाँ जी हो जाता है। लिक्विड लिक्विड में डिफ्यूज हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। गैस लिक्विड में डिफ्यूज हो जाता है, हो जाता है। ये हो गया केस 1, ये हो गया केस 2, और ये हो गया केस 3। अब क्वेश्चन ये बनता है आपके हिसाब से, सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किस में होगा, सबसे ज्यादा तेज डिफ्यूजन गैस इनटू लिक्विड। क्यों, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो लिक्विड से ज्यादा, लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज्यादा। तो सॉलिड टू लिक्विड जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा सबसे कम होगा, लिक्विड टू लिक्विड जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो इससे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा क्या होगा, गैस टू लिक्विड सबसे ज्यादा। क्यों, क्योंकि गैसियस पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा हाई है। गैस टू गैस तो और जल्दी, गैस टू गैस तो और जल्दी। क्या तेरी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो यही आपको कहा जा रहा है, ठीक है। तो गैस और लिक्विड का जो डिफ्यूजन होता है लिक्विड में वो हायर होता है दैट ऑफ सॉलिड। क्यों ऐसा होता है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली। पार्टिकल्स के बीच में भैया स्पेस होता है, स्पेस होने का मतलब फ्रीली मूव करेंगे, एंड ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर्ड टू द पार्टिकल। यहाँ पे तो स्पेस होता ही नहीं है, यहाँ पे स्पेस नहीं होता है। तो लिक्विड भी क्लियर हो गया। लिक्विड में क्या समझा आपने, कि कोई फिक्स शेप तो होती नहीं है, नो फिक्स शेप, नो फिक्स शेप, जिस वेसल में डालोगे उसी की शेप ले लेगा। लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। डिफ्यूजन का रेट क्या होता है, हाई रहता है कंपेयर टू द सॉलिड। समझ में आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और अगर एक और चीज में, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होता है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हाईएस्ट। अभी तो वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है। लिक्विड क्या होता है, फ्लूइड होता है। फ्लो करता है ना ये, लिक्विड क्या करता है, फ्लूइड होगा, ये भी समझ में आ गया। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सॉलिड से के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि यहाँ पे अगर पार्टिकल्स के बीच में गैप होने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। जितना ज्यादा कम हो, ज्यादा गैप होगा उतने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। क्या ये बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे गैसियस स्टेट्स। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, गैसियस। क्लियर हो गया, ठीक है। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video.
सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।